हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। अब तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम डीएसएसबी और या फिर जो टीजीटी पीजीटी के जो भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एक सीरीज हम चला रहे हैं। और जो हम सेट कर रहे हैं, आज का जो हमारा सेट है वो सेट थर्ड है। ठीक है, इस सेट थर्ड में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो फ्रेंड, आप चाहे लिटरेचर का किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो और चाहे हम नेट का दे रहे हो, चाहे हम टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, इस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि इस सीरीज को हम लगभग 100 सेट कवर करने वाले हैं। अगर 100 सेट आपने कर लिए ना, तो आप कोई भी इंडिया लेवल का एग्जाम है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप स्टैंडर्ड देख ही सकते हो क्वेश्चन का कि किस तरीके का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द एपिग्राफ ऑफ द पोइम इन टाइटल द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रिफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एपिग्राफ है पोइम का। जो पोइम कौन सी है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रिफ्रॉक। ये किसकी है? ये टी एस इलियट की है। इसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है? इन्फर्नो से लिया गया है, द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है, एडवर्ड सेकेंड से लिया गया है, या फिर हेमलेट से लिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रिफ्रॉक, ये पोइम है टी एस इलियट की, और इसका जो एपिग्राफ है वो इन्फर्नो से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा कह रहा है कि द फेमस सोनेट ऑफ मिल्टन इंटाइटल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद। यहाँ पर कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फेमस सोनेट है मिल्टन का, तो वो कौन सी लाइन से एंड्स होता है? यानी लास्ट की लाइन पूछ रहा है, किस लाइन से एंड होता है। कह रहा है बिफोर मी स्टार्स स्टार्स आर बुलफिश आई बिहाइंड मी क्रीप्स आर ग्रोन और साई they also serve who only stand and wait, and which is more you will be amen my son, and bless him for the sake of him that's gone। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए लास्ट में वो ये कहता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी वो भी उसकी सर्व करते हैं, वो भी उसकी पूजा पाठ करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी का। ठीक है, यानी वो मिल्टन कहना चाहते हैं कि हमारा, यानी ईश्वर को, यानी मेरी हम लोगों की कि वर्शिप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने देवदूत हैं, इतने एंजल्स हैं कि जो करोड़ों क्या करते हैं, इबादत करते रहते हैं, और करोड़ों उसकी इबादत करने के लिए वेट करते हैं कि उनका कब नंबर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज द सेकेंडरी इमेजिनेशन डिजॉल्व डिफ्यूजेस, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, वो क्या रिक्रिएट करती है? यानी यहाँ पर इमेजिनेशन जो है डिजॉल्व डिफ्यूजेस, और क्या करता है? डिसइंटीग्रेट्स करता है, डिसिपेट्स करता है, डिस्प्लेस करता है, या फिर डिसोसिएट करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें थर्ड नंबर में, तो देखिए डिजॉल्व डिफ्यूजन एंड डिसिपेट्स की बात करता है, ये ऑर्डर में है। ठीक है, ये तीनों वर्ड ऑर्डर में इस तरीके से होंगे, डिजॉल्व डिफ्यूजन एंड डिसिपेट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डिसिपेट्स, यानी करेक्ट आंसर बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द ग्लोब थिएटर ऑफ इंडियन, यानी जो ग्लोब थिएटर है वो कब ओपन हुआ था? 1519 में, 1595 में, 1599 में, या फिर 1602 में? तो फ्रेंड, अगर हम ग्लोब थिएटर की बात करें तो ये 1599 में ओपन हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि इन जॉन ड्राइडेंस ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी, यानी एक जॉन ड्राइडन का एक वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी। ये इसमें कह रहा है कि नियंदर डिफेंड्स द इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ, जो नियंदर नाम का जो करेक्टर होता है वो डिफेंड करता है इंग्लिश इन्वेंशन को। कौन से? रोमांटिक कॉमेडी को, एक्शन ट्रेजिडी को, ट्रेजिक कॉमेडी को, या फिर मोरालिटी प्लेज को? तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फिफ्थ नंबर में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ट्रेजिक कॉमेडी को डिफेंस करता है, यानी जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसके फेवर में रहता है नियंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा फिफ्थ का सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज फॉस्टर कलेक्शन, यानी जो फॉस्टर कलेक्शन होता है इसे क्या कहते हैं। एक टर्म है, ठीक है, फॉस्टर कलेक्शन का, इसे बोलते क्या है। इसे बोलते हैं मेमोरेबिलिया एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1296 टू 1328, हाउस इन ग्लासगो म्यूजियम, ये बोलते हैं। या फिर द स्पेशल कलेक्शन ऑफ ई एम फॉस्टर इफेक्ट्स हाउस्ड इन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। या फिर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द चार्ल्स डिकेंस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्रूफ्स क्यूरेटेड बाय जॉन फॉस्टर। या फिर जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट वर्ड है, द कलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स नेम्ड आफ्टर द लिबरल एमपी डब्ल्यू ई फॉस्टर रिप्यूटेड फॉर द फॉस्टर एजुकेशन एक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 6 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारा 6 वाले में सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो लार्जेस्ट कलेक्शन है चार्ल्स डिकेंस की मैन्युस्क्रिप्ट का, एंड प्रूफ्स, वो जो प्रूफ्स है उसके हैं उनको क्यूरेटेड करता है, किसके द्वारा क्यूरेटेड किया गया है, वाई जॉन फॉस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर भी अगर बात आए आपकी कि क्या है फॉस्टर्स कलेक्शन, क्या है फॉस्टर मतलब जो जो जॉन फॉस्टर हैं उनके द्वारा ये कलेक्शन किया गया है किसके, चार्ल्स डिकेंस के मैन्युस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द एंग्री यंग मैन। यहाँ पर देखिए एंग्री यंग मैन एक क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो इससे कौन एसोसिएट रखता है, जो कब आया था 1950 ब्रिटिश लिटरेरी सीन है ये, यानी 1950 के दशक में ये एक टर्म था यंग्री यंग मैन, ये ग्रुप आप कह सकते हो, ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये मतलब इसे कौन एसोसिएट रखता है, डायलन थॉमस, या फिर सी पी स्नो, या फिर एंथोनी पॉवेल, या फिर किंग्सले एमिस। तो यहाँ पर 7 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एंग्री यंग वुमेन, सॉरी एंग्री यंग मैन से सिर्फ किंग्सले एमिस ही एसोसिएट रखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा डी वाला किंग्सले एमिस राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मुल्क राज आनंद रोट अ नंबर ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स टू नरेट अ चंक्स ऑफ हिज ओन लाइफ थ्रू अ फिक्शनल persona, द नेम ही गेव दिस persona इज। क्या कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद मुल्क राज आनंद ने बहुत सारे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखे और उनको नरेट किया चंक्स ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी अपनी ही लाइफ से जोड़कर थोड़ा फिक्शनल persona, एक पर जो फिक्शनल पर्सोना है उसके जरिए। यहाँ पर हमें नाम बताना है कि वो कौन सा पर्सोना है, लाल सिंह है, कृष्णा स्कैलेंडर है, पूरन सिंह है, या फिर राहुल सिंह है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 8 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो कृष्ण कैलेंडर है ना उसी की बात करते हैं। तो इन्होंने उस पर्सोना को नाम क्या दिया था, कृष्ण कैलेंडर दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि स्लॉम इज अ प्ले रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, द प्ले इज रिटन इन, यानी कह रहा है कि स्लॉम है एक प्ले है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये प्ले किस लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश में है, आयरिश में है, फ्रेंच में है, इटालियन में है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम 9 नंबर की बात करें, देखिए सेलोम इज अ प्ले है ऑस्कर वाइल्ड का, ये फ्रेंच प्ले है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेंच में लिखा गया है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑस्कर वाइल्ड रोट अ फेमस नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बिलोंग टू। कह रहा है कि यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड ने एक फेमस नॉवल लिखा है, नॉवल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बिलोंग टू। ये किस एज से बिलोंग करता है, द न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, या फिर मॉडर्न एज। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ऑस्कर वाइल्ड जो नॉवल लिखते हैं द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये विक्टोरियन एज से रिलेटेड बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली तरीके से मैच नहीं है। करेक्टली तरीके से मैच का मतलब ये है कि कौन सा वर्क किस राइटर का नहीं है। जैसे लिखा है जॉन कीट्स, नाइटिंगेल, पी.बी. शेली, स्काईलार्क या फिर जी.एम. हॉपकिंस, फॉल्कॉन, टेड ह्यूज, कुकू। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 11 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जॉन कीट्स का तो नाइटिंगेल है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पीवी शैली ने स्काईलार्क लिखा है, टू आई स्काईलार्क बिल्कुल करेक्ट है। जिम हॉब्स ने फाल्कॉन लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। टेड ह्यूज ने कुकू नहीं लिखा है। ये देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का कुकू नाम का एक पोइम है। तो यहाँ पर हमारा टेड ह्यूज ना होकर विलियम वर्ड्सवर्थ होना चाहिए था। तो ये हमारा गलत है, डी वाला। तो डी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द स्टोन एज इज अ पोइम रिटन बाय, यानी यहाँ पर लिखा है द स्टोन एज एक पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई है, अर्डन के द्वारा लिखी गई है, निसिम इजेकिल के द्वारा लिखी गई है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है या फिर कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो 12th नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो द स्टोन एज ये हमारी कमला दास की पोइम है। कमला दास को हम जानते ही हैं, इंडियन पोइट्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैज लेफ्ट अस इज एन ऑल कंपोज्ड बाय। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये 99% आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताना है कि टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर ऑफ माई मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, यानी जो भी उसने हमारे लिए छोड़ा है, इज एन ओड कंपोज। तो यह एक ओड है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, एंड्रू मार्बल के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा या फिर जॉन सक्लिन के द्वारा। तो तब जब भी आपको बात आए कि टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, बिलव्ड की बात करें, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको और भी लाइन मिल जाएगी लेकिन नहीं, दूसरे राइट की है। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको बात करें टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, तो आप आंखें बंद करके बेन जॉनसन का वर्क लगा देना, ठीक है। तो ये वर्क किसका है, बेन जॉनसन का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बेन जॉनसन बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इट्स डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ गायर्स, सॉरी यहाँ पर देखिए गायर्स लिखा हुआ है। कह रहा है कि कौन से वर्क में ईट्स ने, डब्ल्यू ईट्स ने एक थ्योरी डेवलप की है गैस की। तो बताना है अ विजन में, द सीक्रेट रोज में, द जॉन सरमन एंड धोया में या फिर द सेल्टिक टॉयलेट में। तो यहाँ पर अगर हम 14 नंबर की बात करें तो इन्होंने जो गैर नाम की जो थ्योरी है वो अबीजन नाम का जो वर्क है इनका डब्ल्यू ईट्स का, उसमें इन्होंने डेवलप की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, यानी कह रहा है कि जो मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज जो है इंग्लिश में, ये किस पर बेस हैं, ठीक है। इंग्लिश फोल्कलोर पे, इंग्लिश लीजेंड्स पर, बिब्लिकल स्टोरीज पर, एंग्लो सेक्सन स्टोरी में पर। तो यहाँ पर देखिए मिस्ट्री एंड मिराकल, मिस्ट्री रहस्यात्मक, मिराकल चमत्कार, ये किस में होते हैं, सभी दिखाए गए बिब्लिकल स्टोरी हैं, यानी बाइबल से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी बिब्लिकल स्टोरी यानी बेस है ये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन वी रीराइट अ पीस ऑफ डिस्कोर्स फ्रॉम वन स्क्रिप्ट इनटू अनदर इट इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि जब हम कोई एक पीस को रीराइट करते हैं, डिस्कोर्स को एक से दूसरी स्क्रिप्ट में, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलिटरेशन कहलाता है, ट्रांसक्रिएशन कहलाता है या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 16 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिएशन नहीं कहलाता है, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ये ट्रांसलिटरेशन कहलाता है। ट्रांसलिटरेशन का मतलब क्या है, कोई लिटरेरी एक लिटरेरी वर्क होता है और उसे हम ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ट्रांसलिटरेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन ना लगा देना गलती से। तो यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द टर्म वुमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज बाय, कह रहा है कि जो टर्म एक है वुमेनिज्म, ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था, एलन सिक्सियस के द्वारा या फिर एलिस वॉकर के द्वारा, कैट मिलेट के द्वारा या फिर कैथरीन आर सिम्पसन के द्वारा।
तो यहाँ पर वुमेनिज्म की बात करें फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो 17 नंबर की बात करें तो ये एलिस वॉकर ने यूज किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात कर रहा है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इज अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ एडवर्ड गिवन इन वॉल्यूम्स। कह रहा है कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी जो डिक्लाइन है या फिर फॉल है रोमन एम्पायर का, एक सिग्निफिकेंट वर्क है एडवर्ड गिवन का, ये कितनी वॉल्यूम में लिखा गया हुआ है। तो 3 वॉल्यूम में है, 4 वॉल्यूम में है, 5th वॉल्यूम में है या फिर 6th वॉल्यूम में है। तो 18 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 6th वॉल्यूम में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा होने वाला है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है फ्रॉम अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत सारे ग्रुप थे जो कैंटरबरी टेल्स थी, ठीक है, जो चौसर के द्वारा लिखे गए। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ग्रुप अपर क्लास से बिलोंग करता है। देखिए द पार्टनर, द मिलर, द नन्स, द प्रीस्ट, या फिर द फाइकलिन पर्सन वाइफ ऑफ वॉथ, या फिर द नाइट, द स्क्वायर, और क्या है, द प्रायर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 19 नंबर में हम अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इन तीन में ही हमें पता चल जाता है। तो जो देखिए यहाँ पर जो सबसे अपर क्लास से जो बिलोंग करता था वो फ्रैंकलिन था, पर्सन था, वाइफ एंड वॉथ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, फ्रैंकलिन, पर्सन, वाइफ ऑफ वॉथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये बी वाला ना होकर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए नाइट ही तो है। नाइट का जो पद होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी में भी नाइट नहीं है, तो ये ऊपर वाले गलत हैं। जो हमारा सी वाला है, जो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द नाइट, द स्क्वायर, द प्रायर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, द नाइट, द स्क्वायर, द प्रायर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयम्बिक रेफर्स टू, यानी ये एक हमारे क्या मीटर है। तो यहाँ पर बताना है कि आयम्बिक जो है वो क्या रेफर करता है। आई स्ट्रेस इज फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस लेवल, या फिर एन अनस्ट्रेस फॉलोड बाय टू स्ट्रेस लेवल्स, या फिर एन अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल, या फिर अ स्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय वाई एन अनस्ट्रेस लेवल। तो यहाँ पर अगर हम 20 नंबर की बात करें, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें क्या होता है, एक अनिश्चित सिलेबल होता है और वो क्या करता है, एक अनिश्चित सिलेबल होता है और दूसरे एक ही स्ट्रेस लेवल से वो फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए इन अनिश्चित सिलेबल इज फॉलोड बाय या स्ट्रेस लेवल, एक अनिश्चित सिलेबल होगा और वो फॉलो किया जा रहा होगा किसके द्वारा, स्ट्रेस लेवल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला, सॉरी, सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एन अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल। करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हैड वी वॉच वर्ड एनफ इन टाइम दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि हैड वी वट वर्ड एनफ एंड अ टाइम। वो कह रहा है कि काश हमारे पास बहुत सारा वर्ड और टाइम होता, दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, और कह रहा है कि ये लेडी देखो कोई भी क्राइम ना होता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल। अब ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये आयरनी है, पैराडॉक्स है, हाइपरबली है, या फिर यूफेमिज्म है। तो अगर हम 21 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एक आयरनी है और एक लेडी के ऊपर ये बात कही जा रही है, यानी व्यंग कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेंसरियन स्टेंजा कंटेंट्स, यानी जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा होता है, ठीक है, जो इस पर पोइट्री लिखी जाती है। तो ये एक वो कितनी लाइन वो स्टेन जो होता है वो कितनी, जो एम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है, तो उसमें कितनी लाइन का होता है। तो बताना है 6 एम्बिक पेंटामीटर होता है, 7 एम्बिक पेंटामीटर होता है, 8 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, या फिर 10 एम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। तो 22 नंबर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 20 स्पेंसर स्टेंजर कंटेंस 8 एम्बिक पेंटामीटर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
22 की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, 8 पेंटामीटर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्ले हाउस इन लेट 16th सेंचुरी लंदन फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पर हमें बताना है कि करेक्ट वो ग्रुप कौन सा है जो 16th सेंचुरी का है, मतलब लंदन फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी लंदन से बिलोंग करते हैं, वो प्ले हाउस है, प्ले हाउस का ग्रुप है 16th सेंचुरी का, तो बताना है हमें कौन सा है। कर्टन रोज, स्वान ग्लोब, सेजनस है, या फिर कर्टन रोज स्वान ग्लोब थेम्स है, या फिर कर्टन रोज स्वान ग्लोब होप है, कर्टन रोज ग्लोब स्वान टेम्स है। तो यहाँ पर देखिए प्ले हाउसेज जो हैं वो 16th सेंचुरी के हैं, तो यहाँ पर करेक्ट हमें इनका ग्रुप बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 23rd की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला था कर्टन, फिर रोज था, फिर स्वान था, फिर ग्लोब था, फिर होप था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्टन रोज सॉन ग्लोब, ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कह रहा है कि कीप योर ब्राइट शॉर्ट्स फॉर द ड्यू विल रश देम गुड। देखिए कह रहा है कि गुड साइनर यू सेल मोर अ कमांड विद यर्स देन विद योर वीपन्स द अबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू। यहाँ पर देखिए ये ओथेलो की लाइन है, ठीक है, ओथेलो एक वर्क है 1603 में लिखा गया था, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर ये ओथेलो के द्वारा लिखी लाइन बोली गई है, किसको एड्रेस करता है, ये मोंटेनो एंड कैसिक को, या फिर ब्रेवेंसो, या फिर रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स को, या फिर द ड्यूक एंड मोंटेनो को, या फिर रोड्रिग एंड ऑफिसर्स को। तो यहाँ पर अगर हम 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो ओथेलो है वो ब्रेवेंसियो और रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स को ये लाइनें क्या करता है, एड्रेस करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, यानी उन वर्क दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई हैं। तो द सेफर्ड कैलेंडर 1595 में आया था, और टोटल्स मिशनरी 1557 में आया था, एस्टोफेल एंड स्टेला 1595 में आया था, द स्पेनिश ट्रेजेडी 1585 में आया था। क्या अब बताना इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्टली नहीं है। तो यहाँ पर करेक्टली कौन सा मैच नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए द सेफर्ड कैलेंडर 1595 में ना होकर 1597 में आया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए वाला हमारा गलत है, 1595 ना होकर 1597 था, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एक्चुअली अ प्रोज एसे। यहाँ पर 4 वर्क दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा प्रोज एसे नहीं है। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन ऐसे टुवर्ड्स अ न्यू थ्योरी ऑफ विजन, ऐसे ऑन मैन। तो यहाँ पर अगर हम 26 नंबर में करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए जो हमारा ऐसे ऑन मैन है ना, ये हमारा कैसा है, पोइटिक वर्क है, ठीक है, ये प्रोज वर्क ना होकर कैसा है, पोइटिक वर्क है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद द रेत ट्रिलियस ऑफ द वर्किंग ब्रेन अकर्स इन। कह रहा है कि अरोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद द रेत ट्रेलिस ऑफ वर्किंग ब्रेन। ये किस में आता है, एंडमियन में आता है, ओटोसाइके में आता है, एडोनिस में आता है, ईव ऑफ सेंट एजनस में आता है। तो यहाँ पर 27 नंबर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए अरोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद द ब्रेथ ट्रेलिस ऑफ वर्किंग ब्रांड। तो देखिए ओटो साइके जो एक ओड है किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, कब पब्लिश होता है, 1819 में पब्लिश होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हुम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सरेलिस्ट पोइट। यहाँ पर हमें बताना है कि इन पोइट में से कौन सा सरेलिस्ट पोइट नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ह्यूज स्काइस डाइक्स है, डेविड गैसिक्वाइन है, और भी जो हमारे नेक्स्ट हैं उन जो और नेक्स्ट हमारे हैं उनको देखिए ऑप्शन में।
तो जो नेक्स्ट हमारा है किनेथ एलोट हैं, सी डे लुइस हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सरेलिस्ट के पोइट नहीं है वो कौन से नहीं है, सी डे लुइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉलिज द राइम ऑफ द एशियंट मारनर इज अ पोएम इज। तो यहाँ पर देखिए ना कि ये जो पोएम कॉलेज साहब की जो राइम ऑफ द एशियंट मारनर एक पोएम है, तो ये कितने पार्ट्स में है, 6 पार्ट में है, 7 पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स में है, 9 पार्ट्स में है। तो अगर हम 29 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए 7 पार्ट्स में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। 7 पार्ट्स में लिखी गई है द राइम ऑफ द एशियंट मारनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टाटलर अपीयर थ्राइस इन अ वीक ऑन। कह रहा है कि जो टाटलर है वो एक सप्ताह में 3 बार पब्लिश होता था। तो बताना है कब कौन कौन से दिन पर पब्लिश होता था। थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या फिर संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पर अगर हम 30 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए जो टाइटलर था उसमें आप मान के चलिए कि यानी शुरुआत में आपके 2 टी होने चाहिए, और 2 टी शुरुआत में किस में होंगे, ट्यूसडे में होंगे और थर्सडे में होंगे। उसके बाद सैटरडे तो आते ही है। तो यहाँ पर देखिए ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे ये 3 दिन पब्लिश होता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कह रहा है कि द कैसल ऑफ ओरेंटो इज अ गॉथिक नॉवेल बाय हॉरेक वॉलपोल। द नॉवेल कंटेन्स अ सुइटेबल दैट इज। यहाँ पर कह रहा है कि जो कैसल ऑफ द ओरेंटो इज ए गॉथिक नॉवेल है, ये हॉरेक वॉलपोल के द्वारा लिखा गया है। ये जो नॉवेल है वो सब टाइटल जो है वो कंटेन करता है, कौन सा, द गॉथिक स्टोरी का, द कलर पर्पल का, नॉर्थ एंड साउथ का, क्राइम एंड पनिशमेंट का। तो 31 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए गॉथिक नॉवल है तो गॉथिक स्टोरी ही होंगी ना उसके अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रोट अ गॉथिक नॉवल इंटाइटल द वेम्पायर इन 1890। यहाँ पर बताना है कि जैसे वैम्पायर में आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, ठीक है, तो बहुत ही भयानक होती हैं। तो उसी के ऊपर एक नॉवल है, ये गॉथिक नॉवल है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन विलियम प्लोड्री के द्वारा लिखा गया है, एनी रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है, मारिया एडवर्थ के द्वारा लिखा गया है, या फिर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। तो 32 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जॉन विलियम पॉलिडरी के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने 1 to 32 क्वेश्चन कवर किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फ्रेंड देखिए आज का जो एग्जाम में पूछने का स्टैंडर्ड है ना, वो बायोग्राफी से बिल्कुल अलग हट गया है। ठीक है, इसी लेवल के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।